सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस को। ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने 2016 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसको देखो, उसका लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिलेगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे वहाँ पे भी। और यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2017 एंड 2018 के सारे क्वेश्चंस। टोटल आपको 6 क्वेश्चंस थे और टोटल मार्क्स दोनों पेपर मिला के जो आया था 26 मार्क्स था। एक पेपर में आपको 12 मार्क्स था और एक पेपर में आपको 14 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखेंगे, आपको कुछ इजी क्वेश्चंस भी दिखेंगे, तो सबको आप देखिए अगर आप एक सिंसियर जेईई एडवांस्ड एस्पिरेंट है तो। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले ज़रूर से हमारे चैनल पे जो एक रिवीजन वीडियो है ऑन थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजे, आप इसको ज़रूर से देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप ये पाएंगे कि जो जेईई मेन लेवल कॉन्सेप्ट है या फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फॉर्मूलेज है, वही आपको एडवांस में भी अप्लाई होने वाला है, स्पेशली इन द केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, चलिए इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 2017 एडवांस्ड का। ठीक है, यहाँ पे ये इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको 3 कॉलम है, ये आपका कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ठीक है, और 3 क्वेश्चंस है सब्सिक्वेंटली। ठीक है, तो सवाल को ध्यान से समझिएगा, आई विल वॉक यू थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको बोलता है कि एन आइडियल गैस इज अंडरगोइंग अ साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन डिफरेंट वेज एज शोन इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीवी डायग्राम्स इन कॉलम 3 ऑफ द टेबल। कंसिडर ओनली द पाथ फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। अच्छा, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, W डिनोट्स द कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं है, W को बोलता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम मानना है। बढ़िया है। द इक्वेशंस एंड प्लॉट्स इन द टेबल हैव स्टैंडर्ड नोटेशंस एज यूज्ड इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। हियर गामा इज द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। द नंबर ऑफ मोल्स इन द गैस इज n। बढ़िया है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि W इज डिनोट्स कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहाँ पे आपके सामने 3 कॉलम है, सो बेसिकली हमको मैच भी करना होगा कि कौन सा कॉलम किसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, बढ़िया है। सो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है 3 कॉलम, और ये आपके सामने 3 क्वेश्चन है। इसका 3 पार्ट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का था। तो आप देख सकते हैं 9 नंबर आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल सकता था अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस का। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो है वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू 1 बाई गामा माइनस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है बेसिकली। ठीक है, ये जो आपका पूरा चीज़ है ये आपको यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड है। तो अगर किसी बच्चे को ध्यान में है तो ये फॉर्मूला बेसिकली वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस है, वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस है। और ये सब W आपको क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। ठीक है, ये जो आपका फॉर्मूला है, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि वो रिवीजन वीडियो जरूर से देखिए। आपको सारा फॉर्मूला से डायरेक्टली ऑन द टिप्स याद होना चाहिए। वर्क डन इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस आपको ये होता है, दिस इज योर वर्क डन इन द केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, P कांस्टेंट है। ये आपको आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया क्योंकि वर्क डन 0 है। और ये आपको आइसोथर्मल प्रोसेस है, -nRT मल्टीप्लाइड बाई लॉग V2 बाई V1। और यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, बिकॉज इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। बाई द सिस्टम होता तो यहाँ पे प्लस होता, हर जगह यहाँ पे बेसिकली एक माइनस साइन मल्टीप्लाइड है बिकॉज इट इज़ वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बोलता है कि ये जो 1 नंबर है वो आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल है। और आइसोथर्मल का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे दिख रहा है 4th, यानी कि जो आपका 4th वाला है वो आपको 1 के साथ मैच हो रहा है। और जो ग्राफ है इसमें से कौन सा वाला ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस का है। अब यहाँ पे भी आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ध्यान में है, सपोज यू हैव अ पीवी कर्व लाइक दिस, और यहाँ पे आपको 2 कर्व ऐसा दिख रहा है, तो इसमें से कौन सा वाला आइसोथर्मल होता है और कौन सा वाला एडियाबैटिक होता है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ऊपर वाला जो है वो आपको आइसोथर्मल होता है, दिस इज फॉर T कांस्टेंट, और नीचे वाला आपको एडियाबैटिक होता है क्योंकि एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा स्टीपर होगा। dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस गामा P बाई V। तो मैग्नीट्यूड वाइज एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो ज़्यादा होता है। तो ऊपर वाला आपको होगा आइसोथर्मल क्योंकि इसका स्टीपनेस कम है, और नीचे वाला एडियाबैटिक होता है, इसका स्टीपनेस ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे देखिए 1 to 2 में बच्चों को डाउट इसमें हो सकता है
या फिर इसमें हो सकता है, इस वाले में। ये दोनों ही आपको बेसिकली कर्व्ड है। अब इसमें से कौन सा वाला आइसोथर्मल होगा, कौन सा वाला इसमें आइसोथर्मल होगा जिसका स्टीपनेस कम होगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आर वाले में 1 से 2 प्रोसेस का स्टीपनेस कम है, यहाँ पे 1 से 2 में आपको स्टीपनेस ज़्यादा है। अगर यहाँ पे आपने एक टैंजेंट बनाया तो ये स्टीपनेस ज़्यादा, ये स्लोप आपको ज़्यादा आने वाला है, विच मीन्स आर वाला आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए आइसोकोरिक के लिए वर्क डन का फॉर्मूला ये वाला है, यानी कि आपका जो 3 वाला है वो आपको 2 के साथ मैच हो रहा है, और जो ग्राफ है आइसोकोरिक का वो ये हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है S। आइसोबारिक के लिए वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है P डेल्टा V माइनस P डेल्टा V यहाँ पे होगा क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो 2 वाला जो है वो आपको 3 के साथ मैच हो रहा है, और जो ग्राफ होगा आइसोबारिक है, सो दिस इज द ग्राफ P। एडियाबैटिक तो सबसे पहला वाला आपका एडियाबैटिक का फॉर्मूला है, तो 1 आपको मैच होगा 4 के साथ, और जो यहाँ पे ग्राफ होगा एडियाबैटिक का दिस इज Q1। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया ना, गेम ओवर। अब हम लोग चुटकियों में तीनों ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल हमसे बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट इज यूज्ड एज अ करेक्शन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एन आइडियल गैस। तो अगर आपने साउंड वेव चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ा है, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला, तो वहाँ पे एक स्टोरी आपको समझाया जाता है कि स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला को डिराइव करते वक्त लैपलास ने एक अपना खुद का करेक्शन दिया था, जिसको हम कहते हैं लैपलास करेक्शन। बेसिकली न्यूटन ने ये अज्यूम किया था कि आपका जो साउंड ट्रैवल जब होता है देन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, लेकिन उससे फॉर्मूला सही नहीं आया। फिर लैपलास करेक्शन आता है एंड लैपलास ने बोला दैट द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। इसका मतलब पार्ट 1 में आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन एडियाबैटिक प्रोसेस का है। अब हमने एडियाबैटिक के लिए यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है 1 4 Q। देखिए यहाँ पे कौन सा वाला मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर C 1 4 Q। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग, question number 2, which of the following option is the only correct representation of the process in which delta U is equal to delta Q minus P delta V। अगर आप ध्यान से देखें, जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है ये बेसिकली वही इक्वेशन है। आप माइनस पी डेल्टा वी को लेफ्ट साइड अगर ले जाओ तो आपको दिखाई देगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी है इस इक्वेशन में। और वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी फॉर्मूला तब होता है जो आपका प्रोसेस होता है कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस है अगर, तो आइसोबारिक वाला कहाँ गया, ये रहा, यानी कि 2,3P। तो देखिए कहाँ पे आपका यहाँ पे 2,3P, ऑप्शन नंबर बी 2,3P। ठीक है, लास्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली बस चेक करना है। यहाँ देखिए आइसोकोरिक में 3,2S और यहाँ पे 3,2S है, मैच कर रहा है। बाकी कोई भी आपको यहाँ पे इस ग्रुप्स में पैटर्न में मैच नहीं होने वाला है। तो खत्म, CBB 9 नंबर इतना इजीली आपको आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, और फिर इसके बारे में एंड में कुछ बातें बताते हैं। ठीक है, तो सवाल में हमसे कहता है अ ह्यूमन बॉडी हैज़ अ सरफेस एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 10 केल्विन अबव द सराउंडिंग रूम टेम्परेचर T0, और T0 की वैल्यू हमें दे रखी है 300 केल्विन, राइट, यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो है 310 केल्विन। ठीक है, सो फॉर T0 इज इक्वल टू 300 केल्विन द वैल्यू ऑफ सिग्मा T0 टू द पावर 4 इज दिस मच। तो कैलकुलेशन पर्पज के लिए हमें ये डेटा दे रखा है, where sigma is the Stephen Boltzmann constant. Which of the following option is are correct? More than one correct, ये आपको क्वेश्चन है। ठीक है, तो सवाल को डिस्कस करने से पहले आप समझिए, सपोज कीजिए ये आपका कोई बॉडी है और इसका सरफेस टेम्परेचर T है, सराउंडिंग टेम्परेचर आपका T0 है। तो होता क्या है, होता ये है कि बॉडी अपने सरफेस टेम्परेचर के कारण ये बॉडी हीट रेडिएट करता है। ठीक है, ये बॉडी हीट रेडिएट करता है एंड दैट हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इज गिवन एज सिग्मा EA T टू द पावर 4। ठीक, और सराउंडिंग टेम्परेचर के कारण ये बॉडी कुछ हीट गेन भी करता है पर यूनिट टाइम एंड दैट इज गिवन बाय सिग्मा EA, दैट इज गिवन बाय सिग्मा EA T0 टू द पावर 4। सिंपल ना, जैसा कि हमें सवाल में भी दे रहा है, आपका जो सरफेस टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से
ज़्यादा है थोड़ा सा बाई 10 केल्विन। तो अगर सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा है सो नेट इफेक्टिवली ये जो बॉडी है आपको हीट लूज कर रहा होगा, राइट, आपको हीट रेडिएट कर रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट योर सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 माइनस सिग्मा ई ए टी नॉट टू द पावर 4, राइट। ये आपको हो गया हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी, दैट इफेक्टिव हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ हमें ऑप्शन में दिखाई देता है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग नीड्स टू रेडिएट this much amount of extra energy per unit time, or the amount of energy radiated by the body in 1 second is this much, तो यहाँ पे जो हीट रेडिएटेड है ये थोड़ा सा एम्बिग्विटी है, क्लैरिटी की यहाँ पे थोड़ी सी कमी है कि किस हीट रेडिएटेड की बात की जा रही है। इज इट दिस इफेक्टिव हीट रेडिएटेड और इज इट द हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी ओनली ड्यू टू इट्स ओन टेम्परेचर, यानी कि जो हीट एमिशन हो रहा है बाय द बॉडी, क्या सिर्फ इतना लेना है या फिर ये ओवरऑल चीज़ लेना है। क्योंकि यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है उसे तो देख के ये लगता है कि ये पूरा चीज़ लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन का जो आंसर्स दिया हुआ है वो हूबहू मैच होने वाला आगे जाके। लेकिन जब आप जेईई एडवांस्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उनका आंसर की है उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने सिर्फ इतना लिया है, दैट हीट रेडिएटेड पोर्शन, राइट। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पे एक मिस्टेक है, या फिर आप जो बोल लीजिए कि ऑप्शन सेट किया गया था ये सोच के कि हीट रेडिएटेड इस पूरे चीज़ को लेंगे, लेकिन अंत में उन्होंने सिर्फ इसी को शायद मान के अपना आंसर की रिलीज़ किया है। तो हम लोग इस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे ये मान के कि आपका यही है दैट हीट रेडिएटेड। जब जब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है हीट रेडिएटेड, सो दिस इज़ द इफेक्टिव हीट रेडिएशन, ठीक है। सबसे पहले तो इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। सही है सर, ये आपका हो गया इफेक्टिव हीट रेडिएटेड। अब हम लोग चलिए एक एक करके सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हमसे कहता है इफ़ द बॉडी टेम्परेचर राइजेस सिग्निफिकेंटली then the peak in the spectrum of electromagnetic radiation emitted by the body would shift to longer wavelength। तो ये सवाल सबसे आसान है, ये ऑप्शन इसमें सबसे इजी वन है। वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू वाइन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, राइट, आपको पता है कि लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो लैम्डा है दैट इज़ योर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका लैम्डा घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे हमसे कहता है कि इट विल शिफ्ट टू द लॉन्गर वेवलेंथ इफ़ द टेम्परेचर राइजेस। टेम्परेचर राइज होने पे भी वेवलेंथ बढ़ा रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो सरासर गलत है, ठीक है। अच्छा है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। इफ़ द सराउंडिंग टेम्परेचर रेड्यूसेस बाय अ स्मॉल अमाउंट डेल्टा टी नॉट। सराउंडिंग टेम्परेचर ऑलरेडी आपका टी नॉट है, हमसे कहता है कि अगर वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है by a very small amount, then to maintain the same body temperature the same human being needs to radiate this much amount of more energy per unit time। ठीक है, तो बात को समझिए। यहाँ पे आपके सामने दैट इफेक्टिव हीट रेडिएशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, दिस इज द नेट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 माइनस सिग्मा ई ए टी नॉट टू द पावर 4, ठीक है। अब इस सवाल में हमें एक्चुअली ई के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, हम यहाँ पे ई को 1 मान के चल रहे हैं, ट्रीटिंग इट एज अ ब्लैक बॉडी। अगर आप इसका एग्जैक्ट डेटा भी देखें तो ऑलमोस्ट जो ई का वैल्यू होता है वो आपको 0.94 0.95 के आसपास होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ई की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली 1 मान के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा है, अब यहाँ पे एक काम कीजिए, हमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हमें यहाँ पे बोला जा रहा है दैट रिड्यूसेस बाय अ स्मॉल अमाउंट डेल्टा टी नॉट। तो इस टी नॉट में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज आया है, एट द सेम टाइम मेंटेन द सेम बॉडी टेम्परेचर, राइट। तो हमें इस पूरे इक्वेशन में ये कांस्टेंट ट्रीट करना होगा और इसमें हमें चेंज लाना है, अ वेरी स्मॉल अमाउंट। सो बेसिकली आप यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन कर दो, राइट, क्योंकि ये पूरा टर्म आपका हो जाने वाला है कांस्टेंट, है कि नहीं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट मी टेक सम अनदर कलर, आई कैन राइट इट ओवर हियर, डी पी बाई डी टी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको हो जाएगा माइनस सिग्मा ई ए
4 टी नॉट क्यूब, राइट। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हो dp इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ई ए 4 टी नॉट क्यूब डी टी नॉट, ठीक है। और यहाँ पे E की वैल्यू तो अपने को 1 दे रखा है, अपने को एरिया कितना दिया हुआ है, वो भी 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो दोनों को ही हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। सो dp इज इक्वल टू माइनस सिग्मा और 4 को आगे ले आओ, दिस इज़ योर टी नॉट क्यूब डी टी नॉट, ठीक है। अब आप बात को समझिए, हमसे क्या कहा गया था, reduces बाई अ स्मॉल अमाउंट, तो यहाँ पे आपका जो ये डी टी नॉट है वो बेसिकली नेगेटिव ही है। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, सो डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये डी टी नॉट भी आपको नेगेटिव है। सो दिस इज गोइंग टू बी 4 सिग्मा टी नॉट क्यूब डेल्टा टी नॉट। और आप यहाँ पे देखिए, ये आपको एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर रहा है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि इतना एक्स्ट्रा एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगा ह्यूमन बॉडी को। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है शुरुआत में कि ऑल्दो ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आ रहा है, लेकिन आंसर की में इसको सही नहीं दिया गया है, विच मीन्स उन्होंने सिर्फ यही कंसिडर किया था कि इतना ही लेना है हीट रेडिएशन, विच डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप इतना मेहनत करके ऑप्शंस बना रहे हैं जो कि मैच भी कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है क्वेश्चन को प्रेजेंट करते वक्त, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज क्लोज टू 60 जूल। तो दोबारा से आ जाइए इस वाले इक्वेशन पे दोबारा से आ जाइए। सो पावर इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, ठीक है। अगर आपको ध्यान में हो, अगर आपने थ्योरी ठीक से पढ़ी थी, तो आपने वहाँ पे ज़रूर से पढ़ा होगा कि अगर T और T नॉट के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि यहाँ पे हमको दिखाया जा रहा है, बॉडी टेम्परेचर और सराउंडिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 10 केल्विन है। अगर ऐसा होता है तो आप इसी इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते थे, 4 सिग्मा ई ए टी नॉट क्यूब डेल्टा टी यहाँ पे क्या है, T माइनस टी नॉट, ठीक है। ये आपको इक्वेशन बन जाता है, आपने ये चीज़ पढ़ा होगा इवन न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग के वक्त भी। बढ़िया है सर। अच्छा, अब यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। हमसे यही पूछ रहा है कि बताइए 1 सेकेंड में कितना एनर्जी रेडिएट करेगा। सो दिस इज़ योर पावर, सिग्मा ई की वैल्यू 1, ए की वैल्यू भी 1 है। सो सिंपली 4 सिग्मा टी नॉट क्यूब है ना, तो इसको पावर 4 बोल रहे हैं, और नीचे एक और टी नॉट लिख दो, दिस इज़ योर टी माइनस टी नॉट, ठीक है। तो दिस इज़ योर पावर, यानी कि जूल्स पर सेकेंड। हमको अगर 1 सेकेंड का निकालना है तो इस पूरे टर्म को हम 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हीट निकल के आ जाएगा। दिस इज़ योर 4 सिग्मा टी नॉट टू द पावर इज़ 460 ओवर हियर, 460 डिवाइडेड बाई टी नॉट की वैल्यू यहाँ पे 300 है, और ये जो चेंज डिफरेंस इन टेम्परेचर है वो हमको 10 केल्विन दे रखा है, और इसको 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपको 61 के आसपास आएगा, विच इज़ वेरी क्लोज टू 60, और आंसर में क्लोज वर्ड भी इस्तेमाल किया है। तो देखिए किस तरीके से आपका आंसर मैच भी कर रहा है, विच मीन्स हमें यही लेना चाहिए था, दैट इफेक्टिव हीट रेडिएटेड। रेड्यूसिंग द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है, एग्जाम्पल बाई कर्लिंग अप allows humans to maintain the same body temperature while reducing the energy lost by radiation, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये आपका बेसिकली इक्वेशन है, दिस वन इज योर इक्वेशन, ठीक है। हमसे बोलता है कि अगर हमने सरफेस एरिया को रिड्यूस किया है, ठीक है, एंड ह्यूमन नीड्स टू मेंटेन द सेम बॉडी टेम्परेचर, सो बेसिकली आपका यहाँ पे T भी कांस्टेंट है, T नॉट भी कांस्टेंट है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो अगर आपने एरिया को रिड्यूस किया है तो आपका जो हीट लॉस है बाय रेडिएशन वो भी डिक्रीज होना चाहिए। सो सेम बॉडी टेम्परेचर विल रिड्यूसिंग वाइल रिड्यूसिंग द एनर्जी लॉस्ट बाय रेडिएशन। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। दिस मेक्स ऑप्शन नंबर बी सी डी एंड करेक्ट, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया है कि किस तरीके से हमने पूरे सवाल को सॉल्व करा है। अ वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका शुरू हो गया है 2018 एडवांस्ड का सवाल सब। ये आपका 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द फिगर, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज आर ट्रू। तो ये आपका मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो प्रोसेस 1 इज़ एन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रोसेस 1 है, अगर इसको आइसोकोरिक होना था तो इसको इस तरीके से वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए,
तब जाके ये आइसोकोरिक होता, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 1 तो आपका गलत है। इन प्रोसेस 2 गैस एब्जॉर्ब्स हीट। तो एक काम करते हैं, प्रोसेस 2 के बारे में बात करते हैं। प्रोसेस 2 को आप ध्यान से देखो, ये आपको कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, यानी कि इस केस में डेल्टा यू तो आपका 0 हो जाएगा। अब डेल्टा क्यू आपका होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू ऑलरेडी 0 है, सो दिस इज सिंपली डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, प्रोसेस 2 में आपका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है, एरो राइट की तरफ है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है यानी ये वाला टर्म पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो डेल्टा क्यू भी मतलब पॉजिटिव है, और डेल्टा क्यू के पॉजिटिव होने का मतलब ही होता है कि सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिमिलरली अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखें, इन प्रोसेस 4 गैस रिलीजेस हीट, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा उसी तरीके से। कैसे, आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अगेन आपका प्रोसेस 4 में टेम्परेचर कांस्टेंट है, विच मीन्स डेल्टा यू यहाँ पे भी 0 है, यानी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो लेफ्ट की तरफ है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, यानी कि वर्क डन आपको नेगेटिव है। और अगर वर्क डन नेगेटिव है यानी डेल्टा क्यू भी नेगेटिव है, और डेल्टा क्यू नेगेटिव का मतलब ही होता है कि हीट सिस्टम ने रिजेक्ट किया है, रिलीज किया है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी देखिए, प्रोसेसेस 1 and 3 आर नॉट आइसोबारिक। प्रोसेसेस 1 and 3 आर नॉट आइसोबारिक। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 और 3, ये ग्राफ है टी वर्सेस पी का। अगर प्रोसेस आइसोबारिक होता, अपने पास इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू NRT। अगर प्रोसेस आइसोबारिक होता तो वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में प्रोपोर्शनल होता, और अगर V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो एक T वर्सेस V ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो कि 1 और 3 में नहीं हो रहा है, विच मीन्स 1 and 3 इज नॉट आइसोबारिक प्रोसेस। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है। सो ऑप्शन नंबर डी भी अपना जो है वो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो ये सवाल अपना हो गया थर्मल कंडक्शन का, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 2 कंडक्टिंग सिलेंडर्स ऑफ इक्वल लेंथ बट डिफरेंट रेडियाई आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन 2 हीट बाथ्स केप्ट एट 300 केल्विन एंड 100 केल्विन। सो यहाँ पे हमको कहता है दैट दिस टेम्परेचर इज योर 300 केल्विन एंड दिस टेम्परेचर इज योर 100 केल्विन। ठीक है, द रेडियस ऑफ द बिगर सिलेंडर इज ट्वाइस दैट ऑफ द स्मॉलर वन, है ना। तो अगर इसका रेडियस r है तो इस वाले का जो रेडियस है वो आपको 2r है। अब आप ध्यान से समझिए, जो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, एरिया इज बेसिकली इक्वल टू पाई r स्क्वायर, यानी एरिया आप देख सकते हैं रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेडियस ट्वाइस हो जाएगा यानी कि एरिया 4 टाइम्स हो रहा है, तो इस r को यहाँ से हटाओ और सिंपली काम की बात यहाँ पे लिखते हैं कि अगर इसका एरिया a है तो इसका एरिया 4a है। सिंपल, ओके। एंड द लार्ज, और यहाँ पे इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका कंडक्टिविटी K2 दे रखा है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन राइट इज 200 केल्विन, अगर आपको ये जो जंक्शन है इसका टेम्परेचर भी दे दिया है 200 केल्विन, तो हमसे K1/K2 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये सिंपल सवाल है आपका कंडक्शन का, जहाँ पे सिंपल सा प्रॉपर्टी लगता है दैट सीरीज में होने के वजह से जो आपको हीट करंट होगा, जो आपको रेट ऑफ हीट फ्लो है, वो सेम होने वाला है दोनों मटीरियल में। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको dQ/dt होगा वही आपको यहाँ पे भी होगा। और dQ/dt का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहली बात तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। dQ/dt इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L, वेयर T1 इज मोर देन T2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये वाला 300 केल्विन दे रखा है, आपको ये वाला 200 केल्विन दे रखा है, और आपको ये वाला 100 केल्विन दे रखा है। इसका एरिया A, इसका एरिया 4A, और दोनों का लेंथ भी बराबर दे रखा है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका K2। तो यहाँ पे चुपचाप इक्वेशन लिखते हैं। पहले वाले रॉड के लिए आप क्या लिखोगे? K1 इंटू A बाई L 300 माइनस 200 इज इक्वल टू, दूसरे वाले के लिए आप क्या लिखोगे? K2 इंटू 4A डिवाइडेड बाई L 200 माइनस 100। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपका एरिया L, आपका एरिया L भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो K1/K2 आ रहा है दैट इज नथिंग बट योर 4, और 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक,
चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, थर्मोडायनेमिक्स का एक इजी क्वेश्चन है ये। 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, 1 मोल है और गैस आपका मोनोएटॉमिक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। अंडरगोज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन विच वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स। सो बेसिकली वॉल्यूम जो है V0 अगर मान लेते हैं इनिशियल है, तो वो 8 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। इफ़ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 100 केल्विन, राइट, आपको जो T0 है वो दे रखा है 100 केल्विन एंड द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज दिस मच, द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज व्हाट। सो सबसे पहले हमको ये निकालना होगा कि व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर। प्रोसेस आपका एडियाबैटिक है और T और V के बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए, राइट। दैट इज TV गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही आपका रिलेशन होता है। तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि सर TV0 गामा -1 इज इक्वल टू T फाइनल V0 और अदर 8 V0, आपका वॉल्यूम 8 टाइम्स हुआ था, सो 8 V0 गामा -1, राइट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ पे TF को लिख सकते हैं T0 V0 बाई 8 V0 और गामा -1, गामा कितना हो जाएगा, अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो गामा हो जाएगा 5/3, CP/CV होता है, तो गामा हो गया आपका 5/3 -1 आ जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं आपका V0 से V0 खत्म, दिस इज़ योर T0, दिस इज़ योर 1/8, दिस इज़ योर 2/3। सो सबसे पहले आप यहाँ पे 1/8 का करोगे क्यूब रूट तो हो जाएगा 1/2 और फिर उसका यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 1/4 यानी कि T0/4, ठीक है। T0 की वैल्यू आपको 100 केल्विन है, सो 100/4 दिस इज योर 25 केल्विन। तो आपका टेम्परेचर 100 से 25 केल्विन हुआ है। सो व्हाट इज द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, हमको ऑलरेडी यहाँ पे वर्ड डिक्रीज यूज कर दिया है, तो माइनस में आंसर मत देना आप, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो डेल्टा यू होगा, हम लोग यहाँ पे मॉड ले रहे हैं क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड रिपोर्ट करना है, दिस इज योर NCV डेल्टा T। नंबर ऑफ मोल्स 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था तो CV की वैल्यू 3R/2 एंड डेल्टा T इज़ व्हाट, डेल्टा T इज़ योर 100 - 25, ठीक है, 75। सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है हमको, सो 3/2 इंटू दिस इज़ योर 8, दिस इज़ योर 75। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 75 इज़ व्हाट, 300 इंटू 3 दिस इज़ योर 900 joules. This is the decrease in internal energy, 900, ठीक है। Okay, so moving on to the last question, question number 6, again a question on thermodynamics. 1 mole, right, 1 mole of a monoatomic ideal gas undergoes 4 thermodynamic processes as shown in the figure, right. इसमें से एक प्रोसेस आपको आइसोबारिक है, एक आइसोकोरिक होने वाला है, एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबैटिक है, राइट। अच्छा है, हमें बेसिकली मैच द फॉलोइंग करना है और आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन भी इजी है, राइट। आपका यहाँ पे एक जो है किसी एक के साथ ही मैच हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि P का यहाँ पे 2, 3 या 4 भी हो सकता है, सो दैट मेक्स दिस क्वेश्चन अ लिटिल ईजियर, है ना। सबसे पहले तो आप ये सारे प्रोसेसेस को पहचान लो। प्रोसेस 2 जो है आप इजीली देख सकते हो, ये आपको आइसोबारिक प्रोसेस है, दिस इज योर आइसोबारिक प्रोसेस। प्रोसेस 3 आप देख सकते हो ये आइसोकोरिक है, वर्टिकल लाइन है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दिस इज योर आइसोकोरिक, ठीक है। अब 1 और 4 में से एक आइसोथर्मल होगा और एक एडियाबैटिक होगा। आपको इससे पहले भी बताया जा चुका है कि एडियाबैटिक PV कर्व में एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है, स्टीपनेस जो है वो ज़्यादा है, तो नीचे वाला आपका एडियाबैटिक होगा, नीचे वाला जो है ये आपका एडियाबैटिक है, ठीक है। विच मीन्स आपका जो ऊपर वाला होगा वो आपको आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस है आपका ये ऊपर वाला, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। इन प्रोसेस 1, तो प्रोसेस 1 की बात करें, ये आपको एडियाबैटिक है, तो कहाँ पे एडियाबैटिक के बारे में जिक्र हो रहा है, नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द गैस एंड इट्स सराउंडिंग। तो 1 वाला यानी कि जो P है वो 3 के साथ मैच हो रहा है, तो P के सामने हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। क्यों, देखिए इन प्रोसेस 2, तो प्रोसेस 2 आपको बेसिकली आइसोबारिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, वर्क डन बाय द गैस इज इतना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आपको वर्क डन हो जाएगा सिंपली P डेल्टा V, प्रेशर इज 3P0 एंड चेंज इन वॉल्यूम इज 3V0 माइनस V0 विच इज योर 2V0, दिस इज इंडीड 6P0 V0, ठीक है। यानी कि
Q जो है वो 4 के साथ मैच हो रहा है। इन प्रोसेस 3 आपको एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वर्क डन 0 हो सकता है। वर्क डन बाय द गैस इज 0, देखिए ईजिली मैच हो रहा है। इन प्रोसेस 4 आपको एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, सो टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ये वाला 2 के साथ मैच हो रहा है। सो 3 4 1 2 कहाँ पे है भाई साहब? 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी। सो आप देख सकते हैं सवाल 3 नंबर का कितना इजीली आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया है और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा कि थर्मोडायनेमिक्स बीइंग अ डिसेंट वेटेज चैप्टर बट वेरी इजी एंड सॉल्वेबल टॉपिक। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते रहेंगे। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल आइकन एंड वी शैल बी मीटिंग इन मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।